आज हम रिवाइज करेंगे लक्ष्मीकांत का चैप्टर 1 मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। पहला एक्ट आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, जिसने कहा गवर्नर जनरल जो बंगाल का है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का कहा जाएगा, और इसके जो गवर्नर्स हैं बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज वगैरह में, ये गवर्नर्स जो हैं बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी में ये इसके सबऑर्डिनेट होंगे, मतलब ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर काम करेंगे। इस एक्ट को क्यों लाया गया? ताकि कंपनी के अफेयर रेगुलेट कर सकें और पॉलिटिकल और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह से बनाया सके। सुप्रीम कोर्ट जो है कलकत्ता में जो है इस्टेब्लिश किया गया था 1774 में, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। और गवर्नर जनरल के जो है 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, जिसके अंदर 4 मेंबर होते हैं और एक खुद गवर्नर जनरल, जिसमें 5 टोटल हो जाते हैं। और एक कोड ऑफ डायरेक्टर्स भी था, जो कि डायरेक्ट जो है कोड ऑफ डायरेक्टर ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को जो है रिपोर्ट करते थे और बताते थे कि इंडिया में जो क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये कोड ऑफ डायरेक्टर जो है डायरेक्ट बताया करते थे ब्रिटिशर्स को। उसके बाद सेकंड एक्ट है अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781, जिसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। इसमें क्या किया गया? इसमें गवर्नर जनरल को जो है और उसकी काउंसिल सर्वेंट्स को जो है वो पावर दे दी कि वो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से के अंडर नहीं आएंगे जब तक वो अपना एज अ ऑफिसर और ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं एज अ ऑफिसर की तरह, तो उसके नहीं आएंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो इनहेबिटेंट जो कलकत्ता के लोग हैं और जो बंगाल में लोग रहते हैं उनके लोगों के ऊपर ही उनका रूल चलेगा, मतलब एक तरह से उनको ज्यूरिडिक्शन कर पाएंगे, उनको इंसाफ दिलाएंगे वहाँ के लोगों को। रेवेन्यू मैटर्स और को अलग कर दिया गया फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिडिक्शन, मतलब रेवेन्यू को मैटर्स पे सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर कुछ भी नहीं बोल सकती वगैरह है। और कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर्सनल लॉ डिफेंडेंट, और वो पर्सनल लॉ वगैरह ही मतलब कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट यूज़ कर सकती है। इसमें बस इतना ही है। और इसमें एक ख़ास बात ये है कि जो ये अपील है, अगर आपने जो है सोटे मतलब अपील करी, उसके बाद आप जब सुप्रीम कोर्ट के बाद आप जो है छोटे मोटे हाई कोर्ट केसेस को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं, उसके बाद सुप्रीम जज से न मिली आपको न्याय ना मिला तो आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं, गवर्नर जनरल की काउंसिल में जो है वो जो है केस जाएगा। अगर छोटी केसेस छोटी जो है अदालतों से आपको केस ऊपर जाना है, जैसे हाई कोर्ट तक सुप्रीम कोर्ट, तो आपको उसमें जाना पड़ेगा। उसके बाद एक पिट्स इंडिया एक्ट है, जिसने पहली बार जो है पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 में, जो कंपनी को बताया गया कि फर्स्ट टाइम जो कंपनी की टेरिटरी वो ब्रिटिश पोजेशन है, आप देख ही सकते हैं। तो इससे जो है कंपनी ब्रिटिश है नॉट गवर्नमेंट वाज गिवन सुप्रीम कंट्रोल, मतलब कंपनी के अफेयर के ऊपर ब्रिटिशर्स का पूरा एकदम कंट्रोल फुल आ गया। और जो है इनके कामों को 2 भाग में डिवाइड कर दिया, जैसे एक कमर्शियल और एक ट्रेड। कमर्शियल काम जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे और बोर्ड ऑफ काउंसिल बनाई गई है। ब्रिटिश में एक बोर्ड ऑफ काउंसिल्स बनाई गई जो डायरेक्ट करेंगे कोड ऑफ डायरेक्टर्स को और उसको कि मिलिट्री और ये सब वर्क कैसे देखना है, रेवेन्यू और मिलिट्री कैसे देखना है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सिर्फ ट्रेड वगैरह का देखेंगे। उसके बाद जो है एक एक्ट आया भाई 1786 में। ये एक्ट जो है एक लॉर्ड वो कॉर्नवालिस थे, जो कि मतलब ब्रिटिश में बहुत ही पावरफुल और जान पे लोग थे। तो इंडिया में जो है मैटर अच्छा नहीं चल रहा था, तो फिर लोगों ने कहा जी इंडिया में ठीक ठाक नहीं है, तो इन्होंने कहा कि अगर मैं इंडिया जाऊंगा एज अ गवर्नर जनरल तो जो है मुझे पावर चाहिए। तो इन्होंने कहा कि पहली पावर है कि मैं काउंसिल्स के डिसीज़न को ओवरराइड कर सकूं। काउंसिल में जैसे 4 मेंबर्स होते और एक गवर्नर जनरल, तो उसके डिसीज़न को कर सकूं। मतलब उसने कहा कि जो मैं कहूं आखिर में वही हो, काउंसिल्स के मेंबर्स का कोई इसमें वोटिंग का पावर रह नहीं गया, वीटो एक तरह से मिल गया इसको, ठीक है। और फिर थर्ड आया अपने सेकंड, इसने मांगा कि जो मिलिट्री है उसके ऊपर मेरे को सुप्रीम कंट्रोल चाहिए, कि मिलिट्री का सबसे पावरफुल बंदा जो है वो मैं ही रहूं और मिलिट्री को जो ब्रिटिश इंडिया आर्मी होगी उसको मैं कमांड कर पाऊँ, तभी मैं जाऊंगा। तो ये एक्ट इनको पावर देने के लिए लाया गया, एक्ट ऑफ 1786 लॉर्ड कॉर्नवालिस आए थे।
उसके बाद जो है भाई ये चार्टर एक्ट आने हो गए। चार्टर एक्ट आया था 1793 में पहला। इसको जो है चार्टर एक्ट इसलिए भी कहा जाता है कि कंपनी के जो है EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड की मोनोपोली को 20 साल और बढ़ा दिया कि चलो भाई तुम अच्छा ट्रेड कर रहे हो तो हम तुमको जो है अभी 20 साल के लिए और ट्रेड करने देते हैं 20 साल के लिए। तो इनको ट्रेड दिया गया। और जो है जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसको काफ़ी खर्चा पानी आ रहा था, तो इन्होंने ये भी कहा कि अब ये इंडियन रेवेन्यू मतलब जो इंडिया में तुम पैसा कमाओगे वो कमाओगे, उसी के पैसे से BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और स्टाफ वगैरह की सबकी सैलरी तुम दोगे, हम नहीं देंगे अपना पैसा, ऐसा कहा गया इन्होंने कहा। और जो ओवर राइडिंग पावर वगैरह थी वो सभी गवर्नर और जनरल को सब दे दी गई, उन्हें दे दी। कमांडर इन चीफ जो है वो मेंबर नहीं होगा काउंसिल का जब तक कि उसको बनाया नहीं जाए, वैसे तो ये सब में बने ही रहते हैं। फिर उसके बाद आया भाई चार्टर एक्ट 1813 में, जब कंपनी का 20 साल एक्सटेंशन मतलब 20 साल के लिए मोनोपोली दी वो ख़त्म होने वाला, तो इसको जो है करने के लिए फिर से आया। तो कंपनी की ट्रेड मोनोपोली जो है वो ईस्ट इंडिया की वो इंडिया में ख़त्म कर दी गई। इसके बाद तो चाय को छोड़ के, चाय के कहते हैं कि कर सकते हो तुम, ठीक है। मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद चाइना स्टिल कर, पर वो चाइना में उनकी मोनोपोली अभी भी मतलब अकेले एकदम पावरफुल वो अपनी ट्रेड जो है ईस्ट इंडिया कंपनी वो कर रही थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी। उसके बाद जो है इन्होंने इस एक्ट 1833 से क्या कहा कि एजुकेशन वेस्टर्न एजुकेशन ईस्टर्न करो और ब्रिटिश क्राउन को सोवर्निटी मिल गई कंपनी की टेरिटरी के ऊपर। और क्रिश्चियन मिशनरी जो क्रिश्चियन को यहाँ प्रचारक जो थे वो वगैरह यहाँ पे अलाउड कर दिया कि तुम प्रचार प्रचार करो, और अलाउ कर दिया। लोकल गवर्नमेंट दी गई इसमें बढ़िया है, लोकल गवर्नमेंट को टैक्स और वो पे करने के लिए इन्होंने बनाया कि तुम चाहे वो वगैरह कर सकते हो अपना, कि लोकल में टैक्स सब कुछ कलेक्ट कर सकते हो, ये दिया गया। उसके बाद आया भाई ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसने सब कुछ बदला। फिर इसने बदला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बोला गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहले जो थे वो विलियम बेंटिक बने, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अभी तक तो जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन रहे थे, पर अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, जिसका एक्ट आया था चार्टर 1833 में। सो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। इसने जो है जो गवर्नर्स थे बॉम्बे और मद्रास के, उनकी लेजिस्लेटिव पावर जो कानून वगैरह वो बनाने की जो लेजिस्लेशन था उसको जो है ख़त्म कर दिया। अब इसके पहले जो लॉ बनते थे उनको रेगुलेशन कहने लग गए, इसके बाद जो है एक्ट कहने लग गए। और अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया, और उनसे जो है उनका कमर्शियल मतलब जो ट्रेड करने का सिस्टम था ना उनसे छीन लिया गया, और उनको कहा गया कि तुम अब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन करोगे, रूल्स रेगुलेशन मतलब ये सब तुम देखोगे, ट्रेड नहीं करोगे इधर। इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन सिविल सर्विसेज एंड दिस वाज लेटर नेग्लेक्टेड ड्यू टू अपोजिशन फ्रॉम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो इसमें जो है भाई इंट्रोड्यूस किया गया कि ओपन कंपटीशन होगा ब्रिटिश में सिविल सर्विसेज के लिए ताकि इंडियंस भी आ सके, पर COD कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको नकार दिया, तो जिसके कारण ये जो है ये नहीं आ सका, ठीक है। 1833 एक्ट। उसके बाद आया 1853 का एक्ट चार्टर, जिसको लास्ट चार्टर मतलब ये लास्ट चार्टर था, इसके बाद चार्टर एक्ट आए नहीं। और इंट्रोड्यूस किया गया था ओपन कंपटीशन सिविल सर्विसेज के, ठीक है, और इसमें जो है इंडियंस के लिए ओपन करा गया। और इसमें कोनेटेड जैसे हाई सर्विसेज होती हैं, क्रिएटेड लॉ से क्रिएटेड जो होती हैं, और अनकॉन्वोनेटेड मतलब छोटी पोस्ट होती हैं, अनकॉन्वोनेटेड कोनेटेड में हाइयर पोस्ट होती हैं। मैकेले कमेटी ने जो है एक कमेटी ने इंडियन सिविल सर्विसेज को जो है अपॉइंट करने की बात कही थी। 1854 में कमेटी बनाई गई, ठीक है। उसके बाद गवर्नर जनरल काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन, और गवर्नर जनरल की जो है ना लेजिस्लेटिव और काउंसिल एग्जीक्यूटिव वर्क को अलग किया गया, जिसमें 6 नए मेंबर जोड़े गए लेजिस्लेटिव में। मतलब कि गवर्नर जनरल पहले एग्जीक्यूटिव का भी काम करता था और कानून खुद बनाता था, तो अब जो है इसके पार्ट को अलग कर दिया गया। पहले 1+4 थे, जैसे एक गवर्नर जनरल और 4 उसके काउंसलर्स थे, फिर 6 बंदे और ऐड किए गए जिसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिलर कहे, जो कानून वगैरह 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 बनाएंगे, ठीक है।
और लोकल्स की रिप्रेजेंटेशन जो है बोली गई कि करो, ठीक है। जिसमें से 4 बंदे जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल आर अपॉइंटेड बाय द लोकल गवर्नमेंट। 4 मेंबर जो है वो इंडियंस होने चाहिए, ठीक है, गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ये कहा गया। लेजिस्लेटिव ट्रीट स्पेशल फंक्शन, लेजिस्लेशन जो है वो ट्रीट किया गया एज अ स्पेशल फंक्शन गवर्नमेंट का। अब जो है यहाँ तक तो था भाई 1854 तक दिखाया गया और 1857 तक जो है कंपनी रूल। फिर आपको पता ही है 1857 रिवोल्ट हुई, तो उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स ने कहा इनके बस का नहीं है कंपनी के अब एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह चलाना, अब इनको हटाओ, बहुत हो गया इनका। तो उसके बाद क्राउन क्वीन ने कहा कि हटो, अब हम बनेंगे शहंशाह यहाँ के और अपना रूल हम खुद चलाएंगे, हटो। तो इन्होंने क्राउन रूल बनाया भाई। अब आएगा क्राउन रूल 1858 से लेकर 1947 तक, तो 100 साल तो इन्होंने कर लिया राज। आपको पता ही होगा प्लासी का युद्ध हुआ 1757, उसके बाद से 1857 तक इन्होंने 100 साल हो गया कंपनी का रूल चला। उसके बाद अब आएगा महारानी का रूल, एकदम खतरनाक। 1858 में गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट आया 1850, जिसको कहते हैं गुड गवर्नेंस लेकर आएंगे हम। और इन्होंने जो है गवर्नर जनरल इंडिया को जो है उसको वाइस रॉय कहना शुरू कर दिया, नाम बदल दिया, ठीक है। फर्स्ट वाइस रॉय जो है कहा जाता है उनको लॉर्ड कैनिंग, फर्स्ट वाइस रॉय बने। ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया, ट्रांसफ़र कर दी सारी पावर, टेरिटरी वगैरह वगैरह वो ब्रिटिश क्राउन को, मतलब महारानी साहिबा। और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया इंडिया के लिए, ठीक है, जो कि वहाँ ब्रिटिश में बैठेगा और उसके 15 मेंबर होंगे उसमें, जिसमें एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, मतलब 15 प्लस एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसके मतलब 15 एक तरह से असिस्टेंट की तरह उसको एडवाइज़र वगैरह देंगे। तो जो है ये बना मतलब 15 और एक 16 बंदे जो है बन गए ना इस एक्ट में, ये काम हुआ। उसके बाद आया एक्ट ऑफ, और जो है इस एक्ट ने हाँ एक और काम किया कि डबल गवर्नमेंट जो है वो लॉर्ड कैनिंगन थे ना जो गवर्नर, लॉर्ड कैनिंगन ने इस वाइसरॉय बनते ही कहा कि भाई डबल गवर्नमेंट नहीं चलेगी। जो BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे और COD थे, ठीक है, ये ख़त्म कर दिया। और सेक्रेटरी ऑफ काउंसिल मेंबर ये बॉडी बनाई गई। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट आया, फिर काउंसिल के इसके बाद जो थे काउंसिल एक्ट आने लग गए, हम काउंसिल एक्ट कहने लग गए। 1857 के बाद ये इन्होंने फील किया और एक लॉ लेकर आए 1861 में, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएट इंडियन लॉ मेकिंग प्रोसेस वगैरह, लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंडियंस वगैरह को जो है वो इकट्ठा करो वगैरह वगैरह, जिसमें कि राजा ऑफ बनारस और महाराजा ऑफ पटियाला को नॉमिनेट किया गया और सर दिनकर राव को भी इसमें लिया गया। नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में एंड पंजाब में, इसमें जो है इस्टेब्लिश करी गई इनको, ठीक है। लेजिस्लेशन पावर मद्रास प्रेसिडेंसी, इनको जो है लेजिस्लेशन की पावर जो है वो जो ख़त्म हो गई थी पिछले एक्ट में, वो ख़त्म कर दी गई थी, उसको फिर से रिस्टोर पावर किया गया। वाइसरॉय के पास पावर दी गई कि इमरजेंसी में वो ऑर्डिनेंस दे देगा कि मतलब ये रूल है तो वो 6 महीने तक रहेगा रूल उसका, उसके बाद पास करेंगे तो रहेगा, नहीं तो नहीं, 6 महीने तक। उसके बाद आया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इसने जो है एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर सेंट्रल प्रोविंशियल लेजिस्लेशन, इसने जो है नॉन ऑफिशियल मतलब नॉमिनेटेड ऑफ सम नॉन ऑफिशियल नॉमिनेटेड ऑफ सम नॉमिनेटेड वगैरह किए गए। सेंट्रल में तो जो है वाइसरॉय और जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जैसे मद्रास और बॉम्बे में है, इसमें तो जो है वो गवर्नर्स ने किए गए। और बजट का सिस्टम इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 1860 में, बजट का सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया था। काउंसिल डिस्कस बजट और बजट डिस्कस वगैरह करते थे, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद जो है एक्ट आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1990, जिसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। इसमें जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे मोर्ले और वाइसरॉय थे इंडिया मिंटो, जिसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म इसलिए कहते हैं। इसलिए लेजिस्लेशन का साइज़ बढ़ाया 16 से लेकर 60 तक किया गया और प्रोविंशियल में कोई यूनिफॉर्म नहीं थे, मतलब
ऊपर नीचे मतलब दोनों में बढ़ाए गए। ऑफिशियल मेजॉरिटी इन सेंट्रल लेजिस्लेशन, मतलब ऑफिशियल्स की होगी इसमें ज़्यादा मेजॉरिटी, ताकि ब्रिटिशर्स जो है सेंटर में तो पावर में रहें, और प्रोविंशियल में जो है प्रोविंशियल है नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी, प्रोविंशियल्स में थोड़ा नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी वगैरह दे दी गई। उसके बाद कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन, इसको जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया सेपरेट इलेक्टोरेट को। इसी की वजह से लॉर्ड मिंटो को जो है फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया कॉम्युनल सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब जो है, जैसे जो मुस्लिम है तो कैंडिडेट भी मुस्लिम होगा और उसको सिर्फ जो वोट करेंगे वो भी सिर्फ मुस्लिम होंगे, हिंदू वोट नहीं कर सकते वहाँ पे, मुस्लिम को मुस्लिम ही वोट करेंगे, दलित को दलित ही वोट करेंगे। ये जो है आया सेपरेट इलेक्टोरेट को जो है इंट्रोड्यूस किया गया। और वाइसरॉय और इंडियन एग्जीक्यूटिव में जो है पहली बार वाइसरॉय को जो है और गवर्नर्स को किसी ने ज्वाइन करने का कहा। तो पहले बंदे जो थे जिन्होंने एग्जीक्यूटिव में ज्वाइन किया एज अ लॉ मेंबर, वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिन्होंने ज्वाइन किया। ठीक है, तो ये आया। फिर उसके बाद आया GOI, जिसको कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। इसको मोंटेग्यू और क्लेमसफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है, क्योंकि वाइसरॉय थे। क्लेमसफोर्ड और सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया मतलब थे जो है वो आपको बताइए मोंटेग्यू। इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इनके हिसाब से क्या था कि इंडियंस को हम जो है एज अ गवर्नमेंट हम इनको देंगे धीरे धीरे, मतलब जैसे एग्जीक्यूटिव में एक बंदा डाला और लेजिस्लेशन में 5-10 बंदे दे दिए कानून बनाने को। उसके बाद जैसे हमें लगेगा कि इंडियंस जो है रिस्पॉन्सिबल हो गया और ये अच्छे से अपना जो है काम कर सकते हैं, तो इनको हम और जो है दे देंगे अगले थोड़े सालों के लिए इनको, फिर हम और बंदे बढ़ाएंगे। मतलब धीरे धीरे आपको हम पावर देते जाएंगे और बंदे बढ़ाते जाएंगे, जैसे हमें लगेगा आप रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गए हो। पर इसका कोई टाइम फिक्स नहीं किया इन्होंने कि कितने साल में जो है हम आपको देंगे, कितने साल में हम आपको नहीं देंगे। ठीक है, इसमें जो है स्ट्रक्चर है सेंट्रल प्रोविंशियल सब्जेक्ट, जो है सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को जो है सेपरेट कर दिया। जैसे आजकल है ट्रांसफ़र सब्जेक्ट और जो है रिजर्व सब्जेक्ट। और ये जो है ट्रांसफ़र और रिजर्व सब्जेक्ट आप थोड़े से याद कर लेना, जिससे आपको आ जाएगा। ठीक है, ट्रांसफ़र और रिजर्व कर दिए। ऑफिस ऑफ हाई कमीशन इन इंडिया, ऑफिस ऑफ एक हाई कमीशन बनाया गया इंडिया के लिए, वो लंदन में बनाया गया। 3 आउट ऑफ जो वाइसरॉय के 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में होंगे, अब 6 वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू बी इंडियन एक्सेप्ट कमांडर इन चीफ। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जैसे 6 मेंबर हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, तो उसमें से जो है अब 3 तो इंडियन होने चाहिए, पर मिलिट्री के मेन बंदा नहीं बन सकता आप, क्योंकि बाई मिलिट्री दे दी तो इंडियन को तो क्या ही बचा, फिर तो हमारे साथ वो मार के ब्रिटिश को भगा देंगे वो। इसलिए इन्होंने एग्जीक्यूटिव को हटा के सब 3 बंदों को दिया। और यहाँ बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया। बाई कैमरलिज्म आप तो समझते हो, जैसे कि अपना ये लोकसभा राज्यसभा ये वाला सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। जो अपर हाउस है उसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहा गया, और जो है लोअर है हाउस उसको जो है लेजिस्लेटिव असेंबली कहा गया। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन किए जाते थे। डायरेक्ट इलेक्शन ये नहीं था कि मतलब सब वोट देने का अधिकार बहुत कम लोगों को था। और प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट से वाइसरॉय मेंबर, और डायरकी इंट्रोड्यूस की गई इन प्रोविंशियल सब्जेक्ट। डायरकी प्रोविंशियल्स में डायरकी इंट्रोड्यूस, मतलब 2 चीज़ें, एक रिजर्व सब्जेक्ट हो गया, एक ट्रांसफ़र सब्जेक्ट। ये इसकी चीज़ को हमने डायरकी इन्होंने बोला। डायरकी वो होता है जैसे रिजर्व सब्जेक्ट कुछ बनाया गया, कुछ ट्रांसफ़र प्रोविंसेस में, तो इसको जो है डायरकी कहा गया। ठीक है, और उसके बाद रिकमेंडेशन, ली कमीशन के रिकमेंडेशन पे जो है प्रोविज़न लाया गया, सेटअप करा इन्होंने सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। ठीक है, 1926 में बनाया गया। अब नेक्स्ट है अपना जो है एक्ट ऑफ 1919 चल रहा है।
प्रोविंशियल और सेंट्रल बजट को अलग कर दिया गया। लिमिटेड फ्रेंचाइज टैक्स और वोट उसी के हिसाब से। कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन मतलब करी गई, वही सेपरेट इलेक्टोरल वगैरह 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 दिया गया। साइमन कमीशन किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है 10 साल में क्या उखाड़ा, उन्होंने क्या 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 किया, ये किया गया। साइमन कमीशन ने अपनी जो है 7 मेंबर थे, इसमें जो है स्टैट्यूटरी कमीशन सबमिट करी रिपोर्ट 1930 में। और मेंबर वर ब्रिटिश बॉयकॉट किया क्योंकि सारे मेंबर ब्रिटिशर्स वगैरह थे, इसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। और जेल जूल सब भेजी गई। कॉम्युनल इलेक्ट्रोड कॉन्टिन्यूशन कॉम्युनल इलेक्ट्रोड कहा गया। और डायरकी को ख़त्म करने की बात की गई। फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया कहा गया। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। 3rd और बेस्ड ऑन वाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म वॉज प्रिपेयर्ड। वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस। सेंट टू जेल सेलेक्ट कमेटी, ये सब वगैरह वगैरह हुए थे। कॉमनवेल्थ अवार्ड हुए, मतलब 1932 में इन्होंने फिर बनाया आया कॉमनवेल्थ अवार्ड। राम से मैकडॉनल्ड थे, इन्होंने स्कीम निकाली कि जो है सबको हम सेपरेट इलेक्ट्रोल देंगे, जिसमें कि इन्होंने अब एक्सटेंड कर दिया डिप्रेस्ड क्लास, मतलब SC वगैरह को भी दे दिया, जिसके कारण गांधी जी हड़ताल वगैरह पे भूख हड़ताल वगैरह पे बैठ गए थे, क्योंकि इससे हिंदूज जो है वो अलग हो जा रहे थे। गांधी जी को ये पसंद नहीं था, ये था। उसके बाद आया भाई 1935 का एक्ट, जिसको कहा जाता है, इस एक्ट से हमने इंडिया में काफ़ी कुछ चीज़ें ली, जैसे फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट बनाई गई। इससे जैसे हम बनाते हैं फेडरल, एक सेंटर की लिस्ट होती है, एक स्टेट की लिस्ट होती है और एक दोनों की लिस्ट होती है, ठीक है। तो ऐसे ही ये इन्होंने बनाया गया। और जो है लेंथ एक्ट विथ 321 सेक्शन 10 शेड्यूल बनाइए। डायरकी अबॉलिश डायरकी, इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, मतलब प्रोविंसेस जो थे मद्रास वगैरह, इनको फुल अंधाधुन पावर दी गई कि तुम काम करो। बाई कैमरलिज्म मतलब लोकसभा राज्यसभा वाला सिस्टम टाइप, मतलब वो बाई कैमरलिज्म शुरू किया गया प्रोविंशियल में। मतलब कि एक तो होता है काउंसलर्स जो बैठते हैं, MLC जो कहते हैं, एक MLA, ये वाला सिस्टम यहाँ शुरू किया गया बंगाल इधर उधर। और डायरकी सेंटर में अडॉप्ट करी गई। डायरकी जो है अडॉप्शन सेंट ट्रांसफ़र और रिजर्व सब्जेक्ट जो है वो ऐसे जो है सब्जेक्ट वो उधर बनाए गए। उसके बाद रेसिड्यूरी पावर वाइस रॉय को दी गई, मतलब एक अलग पावर दे दी गई उसके ऊपर वीटो टाइप की उसको। अब जो है अब फेडरल इस्टेब्लिश किया गया, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश किया गया। प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके बाद जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ऑल इंडिया फेडरेशन हैविंग प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट ऑफ यूनिट, ये सब किया गया। प्रिंसली स्टेट ने मतलब फेडरल स्ट्रक्चर किया गया कि एक तरह से हम फेडरेशन बनाएंगे इंडिया को, उसके अंदर ये सब आएंगे। प्रिंसली स्टेट वगैरह जो है ही नहीं, तो ये कभी बिल वगैरह आया ही नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया। इस्टेब्लिश फेडरल कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया। अबॉलिशन ऑफ इंडिया, इस्टेब्लिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्सन। फ्रेंचाइज जो है मतलब वोट देने का अधिकार 10% ऑफ पॉपुलेशन को दिया गया। कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन मतलब SC डिप्रेस्ड क्लास वुमेन स्लेवर्स को ये और बढ़ा के ये दिया गया। इसके बाद इंडिया का इंडिपेंडेंस का एक्ट आ गया, जो 26 फरवरी 1947 PM जो थे ब्रिटिश के PM क्लिंटन एक्ट में डिक्लेयर कर दिया गया कि ब्रिटिश रूल जो है 30 जून को जो है वो इंडिया में ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से, मतलब एकदम डेड हो जाएगा। इंडिया में कोई रूल नहीं चलेगा इनका, ठीक है, ब्रिटिशर्स का। तो सेम डे माउंटबेटन जो है 3 जून को एक अपना प्लान लेकर आए, क्योंकि अब इनको जल्दी हो रही थी कि भाई इंडिया को छोड़ छाड़ के इधर से निकलो। तो इन्होंने कहा कि हम जो है एक्सेप्ट करते हैं 2 नेशंस एज अ डोमिनियन, 2 डोमिनियन स्टेट पार्टीशन कर दिया भाई, इन्होंने बना दिया इंडिया और पाकिस्तान क्रिएट करने की बात पे। तो 2 प्रिंसली स्टेट्स और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान और इंडिया इन्होंने खोला। फ्रीडम ऑफ द इंडियन प्रिंसली स्टेट टू जॉइन डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान और इंडिया और रिमेन इंडिपेंडेंस। तो डोमिनियन जो थे मतलब जो है 2 स्टेट बन गए, इंडिया और पाकिस्तान, और
प्रिंसली स्टेट की मर्जी थी, वो जिस मर्जी को ज्वाइन कर सकते थे। उसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो है और जो है डिसकंटिन्यू कर दिया सिविल सर्विसेज को और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ख़त्म कर दिया और गवर्नर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया एडवाइजरी काउंसिल एक्ट मैटर, मतलब सब कुछ इन्होंने धज्जियां उड़ा दी, ख़त्म कर दिया। वाइसरॉय गवर्नर जनरल अबॉलिश कर दिया स्टेट ऑफ इंडिया, ड्रॉप द एम्पर ऑफ इंडिया फ्रॉम रॉयल टाइटल, इंग्लैंड में ख़त्म कर दिया कि इंडिया के महाराज महाराज नहीं रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वगैरह, पार्लियामेंट ऑफ इंडियन डोमिनियन बनाई गई। नो एक्ट ऑफ, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक्ट पास होगा 15 अगस्त 1947 के बाद इंडियन वो जो है नहीं लगेगा। वॉज टू एक्सटेंड टू ईदर ऑफ द न्यू डोमिनियन, किसी भी डोमिनियन में एक्सटेंड वगैरह मतलब लागू नहीं होगा। लॉर्ड माउंटबेटन फर्स्ट गवर्नर जनरल बने न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया के। पंडित जवाहरलाल नेहरू सोर एज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो है इन्होंने पहले प्राइम मिनिस्टर बने। न्यू डोमिनियन का मतलब है, इधर डोमिनियन का मतलब है कि हम अभी भी जो है इंडिपेंडेंट हो गए, पर एज अ जो है अभी वो ब्रिटिशर्स के उसी में छत्र छाया में है शायद एक तरह से। पर उसके बाद जब ये इंडिया 1947 का एक्ट वगैरह आ गया, फिर उसके बाद उन्होंने सब ख़त्म कर दिया और इंडिया फुल्ली पूर्ण स्वराज पा गया और इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया। तो इतने साल 200 साल इन अंग्रेज़ों ने हम पे रूल किया, उसके बाद हमने आज़ादी वगैरह ली इतनी मुश्किल से, और हम 200 साल कह सकते हैं लगभग इनका राज रहा। तो आप कमेंट करके बताएं कि जो है फर्स्ट गवर्नर जो थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, फर्स्ट गवर्नर जनरल उसके जो माउंटबेटन के बाद जो है कौन बना, और पहला प्रेसिडेंट इंडिया का कौन था, और गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया के कौन थे। ठीक है, लॉर्ड गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियन बने थे। ठीक है, और गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान का कौन बना, और ठीक है, और इंडियन कौन बना था, और प्रेसिडेंट वगैरह जो भी हो बता देना। फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, और आपकी तैयारी कैसे चल रही है। मैं तो यार देखो जितना मुझे समझ में आया था मैंने जो है वो आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, मैं भी आपकी तरह एस्पिरेंट हूँ, तो साथ साथ में तैयारी करते हैं। मैं ऐसे ही वीडियो और लाता रहूँगा। अगर आप लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो यार बढ़ाया करूँगा, नहीं तो क्या ही है। तो मुझे भी लगेगा कि हाँ भाई अपने साथ भी यार दोस्त हैं, तो भाई ये सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपनी आपको ये इसकी तैयारी करते हुए क्या फील आ रहा है और आपके दिमाग में क्या टेंशन है, ये सब कमेंट करके ज़रूर शेयर करें। मैं अपनी वीडियोस में जो बेस्ट कमेंट होगा उसको जो है शेयर करूँगा, और अपनी भी फीलिंग्स वगैरह को शेयर करूँगा, ताकि हम सब की जर्नी बहुत ही अच्छे से रहे। तो यार वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम।